क्या किसी व्यक्ति को केवल मशीनों के सहारे जीवित रखना ही जीवन कहलाता है? अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक कोमा या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में रहे, तो क्या उसे कृत्रिम रूप से जीवित रखना आवश्यक है? क्या जीवन रक्षक उपचार हटाना हत्या है या फिर ये गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है? मार्च 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी, जो 2013 की एक दुर्घटना के बाद पिछले 13 वर्षों से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। ये भारत में पैसिव यूथनेशिया फ्रेमवर्क का पहला वास्तविक और व्यावहारिक उपयोग माना गया, जिसे अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जैसी ऐतिहासिक मामलों में विकसित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन यानी कृत्रिम भोजन भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए इसे हटाया जा सकता है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम समझेंगे यूथनेशिया क्या है, पैसिव यूथनेशिया क्या होती है, अरुणा शानबाग केस, उसके फैक्ट्स, इश्यूज, हेल्ड और सिग्निफिकेंस, कॉमन कॉज केस, हरीश राणा केस 2026, संवैधानिक और नैतिक पहलू और भारत में भविष्य की कानूनी स्थिति। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूथनेशिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ईयू का अर्थ है अच्छा, थैनेटोस का अर्थ है मृत्यु अर्थात गुड डेथ या शांतिपूर्ण मृत्यु। यूथेनेशिया का मतलब है किसी गंभीर रूप से बीमार या असहनीय पीड़ा झेल रहे व्यक्ति के जीवन को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करना या समाप्त होने देना। यूथेनेशिया के प्रकार 1. एक्टिव यूथेनेशिया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु सीधी किसी कार्रवाई द्वारा कराई जाए, जैसे लीथल इंजेक्शन देना। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है। 2. पैसिव यूथेनेशिया, जब जीवन बनाए रखने वाले उपचार को हटाया जाए या बंद किया जाए, जैसे वेंटिलेटर हटाना, आर्टिफिशियल फीडिंग रोकना, लाइफ सपोर्ट हटाना। भारत में पैसिव यूथेनेशिया कुछ कानूनी शर्तों के साथ वैध है। 3. वॉलंटरी यूथेनेशिया, जब मरीज स्वयं सहमति दे। 4. नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया, जब मरीज निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, जैसे कोमा, पीवीएस। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति की सांस चल सकती है, हृदय धड़क सकता है, आंखें खुल सकती हैं, लेकिन चेतना नहीं होती। सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और सामान्य जीवन में लौटने की संभावना लगभग नहीं रहती। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है, क्या केवल शरीर को जीवित रखना जीवन है? अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण पैसिव यूथनेशिया केस माना जाता है। फैक्ट्स ऑफ द केस, मामले के तथ्य। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में नर्स थीं। 1973 में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उनके साथ क्रूर हमला किया और गला दबाया। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची। परिणाम स्वरूप वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गईं। बोलने और समझने की क्षमता समाप्त हो गई और वे लगभग 42 वर्षों तक बिस्तर पर रहीं। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि अरुणा को मरने का अधिकार दिया जाए। इश्यूज बिफोर द कोर्ट, न्यायालय के समक्ष प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न थी। 1. क्या भारत में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है? 2. क्या लाइफ सपोर्ट हटाना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? 3. निर्णय कौन लेगा, परिवार, डॉक्टर या अदालत? 4. क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी संविधान के अंतर्गत आता है? हेल्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्टिव यूथनेशिया अवैध रहेगी, लेकिन पैसिव यूथनेशिया विशेष परिस्थितियों में अनुमति योग्य है। हालांकि कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अस्पताल स्टाफ उनकी देखभाल जारी रखना चाहता था। कोर्ट ने कहा, पैसिव यूथनेशिया केवल हाई कोर्ट की अनुमति, मेडिकल विशेषज्ञ समिति की राय और न्यायिक निगरानी में ही संभव होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, मामले का महत्व। 1. भारत में पहली बार पैसिव यूथनेशिया को मान्यता। ये भारत का पहला ऐतिहासिक फैसला था जिसने पैसिव यूथनेशिया को वैध माना। 2. आर्टिकल 21 का विस्तार। कोर्ट ने कहा, जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने और मरने का अधिकार भी है। 3. मेडिकल एथिक्स में बदलाव, डॉक्टरों को कानूनी स्पष्टता मिली। 4. भविष्य के मामलों की नींव। ये फैसला बाद में कॉमन कॉज केस, लिविंग विल, एंड ऑफ लाइफ राइट्स जैसे मामलों का आधार बना। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया। हरीश राणा 2013 की दुर्घटना के बाद पिछले 13 वर्षों से पीवीएस में थे। मेडिकल विशेषज्ञों ने कहा, रिकवरी की संभावना नहीं है, ब्रेन डैमेज स्थायी है। कोर्ट ने कहा, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसलिए इसे हटाया जा सकता है। ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है? 1. पैसिव यूथनेशिया फ्रेमवर्क का पहला वास्तविक उपयोग। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया।
2. आर्टिफिशियल फीडिंग पर कानूनी स्पष्टता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फीडिंग ट्यूब भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। 3. राइट टू डाई विद डिग्निटी को मजबूत किया। कोर्ट ने कहा, मानव गरिमा केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक मृत्यु भी उसका हिस्सा है। पैसिव यूथनेशिया आज भी विवादास्पद विषय है। समर्थकों का कहना है ये पीड़ा कम करता है, गरिमा बनाए रखता है और व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करता है। विरोधियों का कहना है जीवन पवित्र है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, गरीब और कमजोर लोग प्रभावित हो सकते हैं। आत्महत्या और पैसिव यूथनेशिया में अंतर। पैसिव यूथनेशिया आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या स्वयं जीवन समाप्त करना है। पैसिव यूथनेशिया असाध्य स्थिति में कृत्रिम उपचार हटाना है। संवैधानिक दृष्टिकोण। ये पूरा विवाद आर्टिकल 21 से जुड़ा है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें शामिल हैं मानव गरिमा, निजता, स्वायत्ता और सम्मानजनक मृत्यु। क्या भारत को अलग कानून बनाना चाहिए? अभी भारत में पैसिव यूथनेशिया मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर आधारित है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि संसद को अलग कानून बनाना चाहिए जिसमें लिविंग विल, मेडिकल प्रोटोकॉल, कंसेंट, एथिकल कमिटीज, जुडिशियल सेफगार्ड्स जैसी बातें स्पष्ट हों। अरुणा शानबाग से लेकर हरीश राणा तक भारत का कानून धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहा है कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि गरिमा का नाम है। पैसिव यूथनेशिया केवल कानूनी विषय नहीं है, ये नैतिक, मानवीय, संवैधानिक और भावनात्मक प्रश्न भी है। आने वाले वर्षों में भारत को इस विषय पर और स्पष्ट तथा संतुलित कानून की आवश्यकता होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या भारत में अलग यूथनेशिया लॉ बनना चाहिए। धन्यवाद।